नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष में। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 20 से ज्यादा घायलों के अस्पताल में इलाज जारी की खबर आ रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि करंट लगने की अफवाह से भगदड़ मची थी, जबकि एक चश्मदीद सामने आया। उसने कहा कि असल में सीढ़ियों में करंट दौड़ गया था, लेकिन पुलिस ने इस बात को इनकार किया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया कि ऐसी कोई खबर नहीं है, ये महज अफवाह थी और अफवाह फैलने की वजह से ही ये भगदड़ मची। भीड़ ज्यादा थी तो प्रसिद्ध माता मनसा देवी मंदिर में भारी भीड़ होती है और भीड़ होने के कारण ये भगदड़ मच गई। वहीं इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मचने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। स्थानीय पुलिस और अन्य बचाव दल की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। उन्होंने लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। आज प्रातःकाल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है। उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज सुबह 9 बजे पुलिस कंट्रोल के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि मनसा देवी मुख्य मार्ग में नीचे करीब भगदड़ में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी, जिसे तत्काल पुलिस बल द्वारा वहां से जितने भी लोग थे उनको वहां से हॉस्पिटल लाया गया लोगों के सहयोग से। और करीब 35 लोग यहाँ लाए गए थे जीडी हॉस्पिटल में, जिसमें से अभी 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। बाकी लोगों को या तो यहाँ इलाज चल रहा है या उन्हें हायर सेंटर भेजा गया है तत्काल। इसके पीछे जो मुख्य कारण अभी तक हमारे जो प्रथम दृष्टया समझ में आया है, वहाँ पर जो मंदिर मार्ग में करीब 100 मीटर नीचे सीढ़ियों के पास में ये करंट लगने की अफवाह को लेके ये भगदड़ हुई थी। अभी इसके कारणों का हम लोग पता लगा। टोटल 35 लोग यहाँ लाए गए थे। अभी उनमें से करीब 6 लोगों की डेथ हुई है। बाकी लोग घायल हैं, जिन्हें या तो हेल्थ सेंटर भेजा जा रहा है, यहाँ इसका। मनसा देवी मंदिर स्थित के मार्ग पर भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोग घायल हैं। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और ये आदेश दिए गए हैं कि जो घायल लोग हैं उनका उपचार कराया जाए। इसके साथ साथ मृतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सरकार की इस घटनाक्रम के ऊपर कड़ी नज़र है और निश्चित रूप में सभी घायलों का उपचार किया जाएगा। बहुत ही दुखद घटना आज यहाँ पर हुई, जिसमें 6 लोगों की गिरती हुई है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको एम्स रेफर कर दिया है और बाकी लोगों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। मैं खुद उनकी हालत देख कर रहा हूँ, उनकी हालत ठीक है। और इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार इनके साथ में खड़ी है। हमारे पूरे CMO, सारे डॉक्टर्स, हमारे जिला अधिकारी, हमारे कप्तान, सारे लोग यहाँ पर हैं। और क्योंकि इसमें अधिकतर लोग, मैंने जैसे उनसे बातचीत की, बिहार, बरेली, अन्य बाहर के क्षेत्रों के हैं। और इस संकट की घड़ी में हमारी पूरी सरकार इनके साथ में खड़ी है और जो हर संभव मदद होगी सरकार इनकी करेगी। ये ऐसी चीज़ हुई है, जो लोग वैकल्पिक मार्ग पकड़ कर इस प्रकार खुद खान के अन्यत्र यात्रा से जाने का प्रयास इसने किया था,
और वो बिजली का तार वो नीचे नहीं लटक रहा था, वो तार ऊपर ही था। बहुत ऊंची दीवार है जिससे वो कूदा, वो तार उसके हाथ में आया, तार टूट के नीचे गिरा और जिस कारण ये सब चीज़ें हुई हैं। सिर्फ एक लड़के के कारण वो गलती हुई है, उसके कारण हुआ है। जबकि वैकल्पिक मार्ग अच्छा खासा वो सीढ़ी का मार्ग है, इतनी बड़ी बड़ी भीड़ में इतना बड़ा मेला निकला, कोई हादसा सिर्फ एक लड़के की गलती की वजह से। संडे के कारण भीड़ होने लाजमी थी, भीड़ बहुत थी और अप्रत्याशित रूप से ये पूर्वांचल के क्षेत्र के बहुत सारे कबड्डी भी वहाँ आए, ये अन्य लोग भी बहुत सारे थे। तो ये भीड़ आने के कारण, अचानक संडे के कारण भीड़ हुई है, उस लड़के की गलती के कारण सारा हादसा हुआ है। तो इस पूरे मामले पर कई राजनीतिक लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। सभी ने अपनी अपनी संवेदनाएं प्रकट की है, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है, चश्मदीद ने कहा कि सीढ़ियों पर करंट उतर गया था, इस वजह से लोगों की जान गई, भगदड़ मच गई। जबकि ऑफिशियल स्टेटमेंट यह है कि अफवाह फैलने की वजह से भगदड़ मची और लोगों की जान चली गई। हमारे संवाददाता मनोज कश्यप का हम रुख कर रहे हैं। मनोज, अभी तक पुलिस की कार्रवाई में क्या क्या बात सामने आई है? देखिएगा, भगदड़ की कार्यवाही को लेकर के अभी तक जो भी बातें सामने आई हैं तो उसमें अलग अलग पहलू देखने को मिले हैं। कोई कह रहा है कि करंट की अफवाह थी, कोई कह रहा है कि करंट लगने से ये हादसा घटित हुआ है। जबकि बताया जा रहा है कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जब लोगों का दम घुटने लगा तो उस वक्त ये भगदड़ मची है, अफरा तफरी का माहौल वहां बना है। उस माहौल में जो नीचे गिर गया उसके ऊपर से पब्लिक होकर के चली गई, तो वो लोग अपनी जान गंवा बैठे। ऐसे में कई लोग गिर करके घायल हुए हैं, तो उन सभी घायलों को जो है जिला चिकित्सालय में लाया गया है, जहां पर उनका उपचार अभी सुचारू रूप से चल रहा है। और अगर बात की जाए पहलुओं की, तो पहलू में कुछ समाज सेवियों के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि ये सरासर जो है सब जिला प्रशासन की गलती का नतीजा है। जिला प्रशासन के द्वारा जो है वहां पर व्यवस्थाएं पुख्ता नहीं की गई थी, तो ये कुछ लोगों का ये भी मानना है। और तीर्थ पुरोहितों का जो कहना है, तो तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि ये घटना आकस्मिक घटी है, और क्योंकि जो भीड़ थी वो भीड़ का दबाव अधिक था, तो उसके कारण से ये घटना घटी है। लेकिन जो हालात सामने हैं उन हालात को हादसा बड़ा ही दर्दनीय ये हादसा हुआ है। हादसे के अंदर वैसे तो जिला प्रशासन की ओर से 6 लोगों की पुष्टि की जा रही है, लेकिन जो मृतकों की संख्या है वो 8 है। 8 में से 7 लोगों का जो है वो सत्यापन कर लिया गया है, उनकी पहचान उजागर हो चुकी है। एक व्यक्ति की पहचान अभी तक उजागर नहीं हो सकी है। मनोज, ये भी बताएं कितने लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं और क्या लग रहा है कि अभी मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, इसकी कितनी आशंका है? देखिएगा कि जिस तरह से अभी मरीजों का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें से कुछ लोग अभी भी इस कंडीशन में है कि उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। 24 घंटे के बाद ही उनके लिए कुछ कहा जा सकता है। तो ये जो 24 घंटे का अंतराल है, तो कहना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि जिस कंडीशन से वो श्रद्धालु गुजर रहे हैं, जो जिनका ट्रीटमेंट इस समय जिला चिकित्सालय में चल रहा है या जिनको हायर सेकेंडरी रेफर किया जा चुका है, तो उन श्रद्धालुओं के लिए अब 24 घंटे का जो ये अंतराल है, तो ये संख्या को बढ़ा भी सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये संख्या बढ़ सकती है। जी। और इसका मतलब ये भी हुआ है, इसके तरह हमारा सवाल है, पहलू है कि भाई मनसा देवी मंदिर में इतनी भारी संख्या में लोग पहुंच जाएंगे, श्रद्धालु पहुंच जाएंगे, इस चीज का हल्का सा भी इल्म प्रशासन को नहीं था। इस बात से ये भी पता लग रहा है, तभी व्यवस्थाएं नहीं थी उसी के अनुकूल। हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि मनसा देवी जाने के लिए कई मार्ग और कई तरह की व्यवस्थाएं हैं, जिसमें कि एक पैदल मार्ग जो ब्रह्मपुरी से होकर के जाता है, दूसरा मार्ग सीढ़ियों जो है सीधा मनसा देवी मंदिर की ओर जाता है, और एक मार्ग जो रोपवे का है। तो ये तीनों ही मार्ग ऐसे हैं कि इन तीनों मार्गों से मां मनसा देवी जाया जा सकता है। लेकिन जिस मार्ग पर ये घटना घटी है, जो मार्ग सीढ़ियों वाला है, तो सीढ़ियों वाले मार्ग पर ये घटना घटी है क्योंकि वो मार्ग हर की पौड़ी से बिल्कुल नजदीक बीच बाजार से होकर के मां मनसा देवी तक जाता है। तो इसलिए जो भी श्रद्धालु है, जहां से उनको सबसे पहला मार्ग मिला, उसी का रुख श्रद्धालुओं के द्वारा किया गया। इसीलिए उस मार्ग पर ये इतने भारी तादाद में भीड़ जमा हुई और भीड़ का दबाव बढ़ते ही ये हादसा घटित हुआ है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी साझा करने के लिए। आप नजर बनाए रखिए। सभी को यहाँ जिला अस्पताल में और अन्य अस्पतालों में और इसके साथ ही ऋषिकेश एम्स से रेफर कर दिया गया है। सभी घायलों को ठीक प्रकार से उनको इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारीगण, सभी लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। सभी बचाव के काम पूरी तरह से यहाँ पर हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जो घायल हैं जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ हों, उनको अच्छा उपचार मिले और उनको उनके घरों तक छोड़ा जाए। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है और सभी से संपर्क किया जा रहा है, उनके परिवार वालों से। और जो परिवार वाले कहीं इधर उधर भी हैं, उनको सबको एक स्थान पर करके यहाँ से प्रशासन हमारा यहाँ से घर तक उनको भेजेगा। और जो घटना हुई है उसके पहले ही मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। जो आर्थिक सहायता है वो भी जो है यहाँ से हमने पहले ही जारी कर दी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी जो दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ पर दुख जताया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हरिद्वार में स्थित मनसा देवी मंदिर मार्ग पर भगदड़ मचने का दुखद समाचार मिला है। स्थानीय पुलिस और अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों में जुटा है। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है। वहीं स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। आगे उन्होंने लिखा कि माता रानी से सभी श्रद्धालुओं के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। और चले बढ़ते आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर ऑपरेशन काल नेमी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम धामी ने कहा कि ऑपरेशन काल नेमी अभियान लगातार जारी रहेगा। ऑपरेशन काल नेमी के तहत अभी तक 3000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। आगे इस अभियान को तेजी से चलाया जाएगा ताकि छद्मवेशधारी लोगों को बेनकाब किया जा सके। और इस अभियान को देखिए, कालनेमी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जो देवभूमि में शुरू किया गया और इसमें 3000 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। और इसके पीछे हमारा हेतु था कि जो धर्म की खोज में, अध्यात्म की खोज में पूरे देश दुनिया से लोग देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, उनके मार्ग में अवरोधक बनना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, सनातन को ठेस पहुंचाना और अपना छद्म वेश बनाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे, अपनी मूल पहचान छिपा रहे थे। ऐसे छद्मधारियों को उजागर करना, उनको बाहर लाना और उनको उचित स्थानों पर भेजना, ये ऑपरेशन कालनेमी का उद्देश्य था। और उस उद्देश्य में ऑपरेशन कालनेमी काफ़ी आगे बढ़ा है। 3000 से ज़्यादा ऐसे लोग अभी तक पकड़ में आए हैं। इस ऑपरेशन को और सख्त करेंगे और जो भी छद्म वेश बनाकर, चाहे वो घुसपैठियाँ हों, चाहे कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हों, उन सभी को उजागर करेंगे। वहीं पिथौरागढ़ के मुनस्यारी रिजर्व फॉरेस्ट में 1.63 करोड़ रुपए से बनी इको हट्स को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया। वन विभाग की जांच रिपोर्ट में डीएफओ डॉक्टर विनय भार्गव पर गंभीर आरोप लगे हैं। रिपोर्ट में ईडी और सीबीआई जांच के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की सिफारिश की गई। यह मामला विभाग के सीनियर अधिकारी संजीव चतुर्वेदी द्वारा मार्च 2025 में सौंपी गई 446 पन्नों की जांच रिपोर्ट से सामने आया, जिसमें डीएफओ डॉक्टर विनय कुमार भार्गव ने बिना टेंडर और प्रशासनिक अनुमति के 1.63 करोड़ की राशि खर्च कर इको हट्स बनवा दिए।
निर्माण कार्य के लिए फर्जी फर्म से सामग्री की खरीद और एक ही दिन में 13 बिल पास कर 87 लाख से ज्यादा का भुगतान भी किया गया। वहीं वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर वन विभाग ने पूर्व डीएफओ डॉक्टर विनय भार्गव को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उनसे 15 दिनों में जवाब तलब किया गया है और जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो विभागीय कार्रवाई के साथ साथ आपराधिक जांच की सिफारिश की जा सकती है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ी तो मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। उत्तराखंड वन विभाग में हुए घोटाले को लेकर कांग्रेस ने वन मंत्री सुबोध उनियाल पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बताया कि वन विभाग की जमीन पर बिना अनुमति के इको हट्स बना दिए गए। वन मंत्री को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इससे पता चलता है कि अपने विभाग के प्रति वन मंत्री कितनी उदासीनता बरते हुए हैं। वहीं वन मंत्री पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि देहरादून से बाहर वन मंत्री को कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए, जब आप बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए दे देंगे तो फिर यही होगा जो वन विभाग में हो रहा है। एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं और विभाग की निष्क्रियता और निकम्मापन निकल कर आ रहा है। विभागीय मंत्री या विभागीय सचिव क्या कर रहे थे? मतलब इतना बड़ा निर्माण वहां हो गया मुनस्यारी में और आपको कानों कान खबर तक नहीं लगी। आपके कोई गुप्तचर भी नहीं है। और आपके औचक निरीक्षण का क्या, जो आपको एक विभागीय मंत्री होने के नाते सिर्फ देहरादून में पसर जाने के लिए मंत्री बनाया गया है। आपको तो पूरे प्रदेश में घूम घूम कर जहां जहां जो आपका अधिकृत क्षेत्र है उसका निरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन हमने कभी देखा ही नहीं कि विभागीय मंत्री औचक निरीक्षण भी करते हों, या फिर जो लोग जल गए पिछले वर्ष वनाग्नि में, हतप्रभ होने वाली बात थी कि मंत्री महोदय उनके परिजनों से मिलने नहीं गए, उस लोकेशन पर नहीं गए जहां पर वनाग्नि से इतने लोग हताहत हो गए। तो आज आप देखिए कि 10 परमानेंट हट बन जाना वन भूमि पर बिना किसी की परमिशन के 2 करोड़ का भुगतान हो जाना, उस कंपनी, निजी कंपनी की शर्तों पर MOU साइन हो जाना कि जितना भी उन हट से पैसे की आमदनी होगी उसका 70% वो कंपनी ले जाएगी। यानी कि आपने वन भूमि का एक अधिकारी ने सौदा कर दिया और वन मंत्री कुंभकर्ण की नींद में सोते रहे। वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए सोमवार को मतदान होना है। चुनाव को देखते हुए हल्द्वानी में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रामपुर रोड स्थित HN इंटर कॉलेज में चुनाव के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां मतगणना की जाएगी। वहीं SDM हल्द्वानी राहुल शाह ने HN इंटर कॉलेज पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि हल्द्वानी विकास खंड में कुल 197 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सभी पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। हल्द्वानी विकास खंड में 197 हमारे मध्य स्थल हैं, जिसके लिए 197 पोलिंग पार्टियों ने सामान प्राप्त कर लिया है। 60 से अधिक पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, सभी समय के अंतर्गत रवाना हो रही हैं। सभी बूथों में जो भी आवश्यक व्यवस्था निर्वाचन से पहले की जानी है, सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। सारे मध्य स्थल में बूथ तैयार कर दिए गए हैं। शांतिपूर्ण चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने पंचायती चुनावों में जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रदीप टम्टा ने कहा कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का एक चरण पूरा हो चुका है और दूसरे चरण के लिए मतदान होने वाला है, लेकिन अभी तक 12 जिला पंचायत अध्यक्षों के पदों का आरक्षण तय नहीं किया गया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, क्या सरकार चुनाव के परिणामों के बाद आरक्षण तय करेगी? पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने इसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहा कि इससे साफ होता है कि सरकार पंचायती व्यवस्थाओं को लेकर कितनी असंवेदनशील है।
एक जो जिला पंचायत की बड़ी दुख की बात है, आप ग्राम प्रधान के पदों में आरक्षण करने में को तैयार हो गए, जिनकी संख्या ज़्यादा है। ब्लॉक प्रमुख के पद आरक्षित हो गए। सबको मालूम है कि कौन कौन से प्रमुख उसी हिसाब से सदस्य चुनाव लड़े हैं। लेकिन 12 जिला पंचायत के अध्यक्ष की चुनाव होने के बाद भी किसी को पता नहीं है कौन सीट सामान्य होने जा रही है, कौन सीट महिला होने जा रही है, कौन सीट आरक्षित समुदाय के लिए आरक्षित होगी। वहीं अल्मोड़ा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जिले के 5 ब्लॉकों में सोमवार को सुबह से ही 5 ब्लॉकों में मतदान शुरू हो जाएगा। इसके लिए मतदान सामग्री के साथ सभी कर्मचारी अपने निर्धारित स्थलों के लिए रवाना हो चुके हैं। जिला प्रशासन की तरफ से सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। दूसरे चरण में 580 ग्राम पंचायतों में कुल 623 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। प्रशासन ने इस बार एक विशेष व्यवस्था की है, जिसके तहत सभी मतदान केंद्रों को 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही रखा गया। इसका उद्देश्य मतदान कर्मियों को दुर्गम क्षेत्रों में जाने से राहत देना और चुनाव प्रक्रिया को ज्यादा सुलभ बनाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई। इसके अलावा संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की निगरानी के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। इसमें मतपत्र में और उसके प्रतिबंध में जो प्रमाण निर्वाचन मंडल है उसे मतदाता सूची देते हैं और उसकी जो अनुपूरक सूची है और किसी प्रकार का असुविधा हो। वहीं देहरादून पुलिस ने धर्मांतरण से जुड़े एक बड़े रैकेट का खुलासा किया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इस गिरोह के तार पाकिस्तान और दुबई से जुड़े हुए हैं। देहरादून पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 केस दर्ज कर लिए और 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 युवतियों को गिरोह से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बता दें कि धर्मांतरण का यह मामला 18 जुलाई को दर्ज एक एफआईआर से शुरू हुआ, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कई चौंकाने वाले खुलासे हुए सबूत मिले। वहीं ये नेटवर्क सोशल मीडिया और मोबाइल गेमिंग ऐप्स के जरिए युवकों और युवतियों को निशाना बना रहे थे। वहीं जांच में यह भी सामने आया कि इस रैकेट की जड़ें उत्तर प्रदेश के आगरा तक फैली हुई हैं और अब उत्तराखंड और यूपी पुलिस इस पूरे मामले में संयुक्त कार्रवाई कर रही है। वहीं एसपी जया बलूनी ने बताया कि हमने 2 युवतियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है, जो गिरोह के संपर्क में थी, जिन्हें ग्रुप्स के जरिए धार्मिक रूपांतरण की शिक्षा दी जा रही थी। वहीं मामले की जांच की जा रही है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मामले की तह तक जाने के लिए जांच टीम लगातार कार्य कर रही है। हम इसे एक धर्मांतरण के रूप में एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हवाला ट्रांजैक्शंस में भी अभी बहुत कम ट्रेल के पैसे मिले हुए हैं। क्या पता ज़्यादा हो सकता है कि इंडियन टच गया, दुबई गया, दुबई से पाकिस्तान चला गया। हमारे आपने देखा होगा कभी कभी हम ब्रेन वॉश करके किसी न किसी को किसी टेररिस्ट एक्ट में, किसी नेगेटिव एक्ट में यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसे देखे गए इंसिडेंट पहले भी ऐसे हुए हैं। तो अभी मैंने कहा कि बहुत प्राइमरी स्टेज है, इसमें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हमारी भी टीम काम कर रही है, आगरा पुलिस की टीम काम कर रही है लगातार इसमें, 2 पुलिस इसमें लगातार काम कर रही है। तो ऐसे कुछ सभी ट्रेसेस अगर आते हैं तो डेफिनेटली उसमें को देखते हुए आगे काम किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अब स्कूल भवनों के साथ साथ स्कूल वाहनों का भी ऑडिट शुरू किया जा रहा है। देहरादून आरटीओ कार्यालय ने इसके लिए एक विशेष ऑडिट फॉर्म तैयार किया है। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि जिन स्कूलों में बसें रजिस्टर्ड हैं, वहां विभाग की टीमें जाकर तय मानकों के आधार पर सभी बिंदुओं पर जांच करेंगी। अगर किसी स्कूल की बसें सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरी तो उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और परमिट के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑडिट फॉर्म लगभग तैयार हो चुका है और जल्द ही विभाग की टीमें सभी स्कूलों में जाकर ऑडिट का कार्य शुरू करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल में बिल्डिंग्स के लिए जो ऑडिट का निर्णय लिया है, उसी के क्रम में हमने जो जितनी भी स्कूल की जो बसेस होती हैं या स्कूल में जो वाहन प्रयोग किए जा रहे हैं, उसके लिए एक ऑडिट फॉर्म तैयार किया है। हमारी टीम्स
जिस भी स्कूल में बसें रजिस्टर्ड हैं उनमें उस ऑडिट फॉर्म के हिसाब से सारे मानक चेक किए जाएंगे कि उन मानकों के अनुसार चल रही नहीं चल रही, नहीं तो उन स्कूल को नोटिस दिया जाएगा और उनके परमिट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारा ऑडिट फॉर्म जो है वो लगभग तैयार हो गया है, उसके बाद फिर हम अपनी टीम्स को ऑडिट के लिए भेजेंगे सभी। वहीं देहरादून में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों के लिए जिला प्रशासन ने एक नई पहल की है। जिला अधिकारी सबिन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में स्वतंत्रता सेनानियों की प्रथम पीढ़ी के परिजनों ने स्मार्ट सिटी और रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की मांग की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सबिन बंसल ने स्मार्ट सिटी बसों में फ्री यात्रा सुविधा को लागू करने का आदेश जारी कर दिया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके परिजन हमारे लिए सर्वोपरि हैं। इस योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए स्मार्ट सिटी बसों और प्रमुख बस स्टैंड पर विशेष फ्लैक्स लगाए गए हैं ताकि लोगों को इसका लाभ और जागरूकता मिल सके।